जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी, जहां पर आगामी 6, 7 और 8 नवंबर को होने वाले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए अपन धारा धुरा संबंध में देख रहे थे। तो पहले 1 और 2 पार्ट अगर आपने नहीं दिए हैं, देखे हैं, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। इसकी आगे की पार्ट्स पर आज अपन जो है वो तीसरे पार्ट में बात करेंगे, धारा धुरा में क्या है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और आज मैं रहूँगा आपके साथ हाइड। ठीक है, चलिए भी शुरू करते हैं। धारा धुरा में क्या है आगे का। पेज नंबर 8 तक अपन आ गए थे, घरेलू हिंसा अधिनियम में थे आज। ठीक है, तो आज का अपना पहला है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसके बारे में बात करेंगे। भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा, ठीक है, घरों में जो महिलाओं के साथ में हिंसा होती है उसके लिए 26 अक्टूबर 2006 में ये कानून जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 जिसका नाम है। ठीक है, और ये जो है वो 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ है। ठीक है, अधिनियम 2005 में बना, लागू 2006 में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी महिला के साथ किए गए किसी भी प्रकार का शारीरिक, ठीक है, शरीर से किया जाए, ठीक है, मानसिक रूप से किया जाए या लैंगिक दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का शोषण जिससे महिला की गरिमा का उल्लंघन, इसकी जो इज्जत है उसका जो उल्लंघन होता है, अगर ऐसा कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, या उसका जो अपमान किया जाता है या तिरस्कार हो या वित्तीय साधन जिसकी वो हकदार से वंचित करना, ये सभी कृत्य जो है वो घरेलू हिंसा में आते हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा में कौन कौन से चीज़ें आती हैं। एक तो उसका शारीरिक या मानसिक रूप से या लैंगिक रूप से दुर्व्यवहार करना या किसी भी प्रकार का शोषण करना, ठीक है, जिससे उसकी इज्जत पर आ जाती है, ऐसी कोई भी बात हो तो वो सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी घरेलू हिंसा में आती है। ठीक है, तो बात को आप समझ रहे हैं ना, घरेलू हिंसा क्या है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ठीक है, और लागू आपका जो है वो 26 अक्टूबर 2006 से। ठीक है, घरेलू हिंसा जिसमें महिला के साथ में शारीरिक, मानसिक या लैंगिक दुर्व्यवहार करना या उसकी गरिमा का उल्लंघन करना, अपमान करना, तिरस्कार करना, ये सारे घरेलू हिंसा में आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस कानून के तहत क्या किया गया वो देखते हैं। इस कानून के तहत किसी भी घरेलू संबंध या रिश्तेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे किसी भी स्त्री के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, ठीक है, सुरक्षा या जीवन या किसी शारीरिक अंग को नुकसान पहुंचता है या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, तो ये घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं, जो कि एक अपराध है। ऐसी हिंसा होने की स्थिति में पीड़ित या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे किसी कारण से लगता है कि घरेलू हिंसा की कोई घटना घटित हुई है या घटने वाली है, तो वह संरक्षण अधिकारी या प्रदाता को सूचित कर सकता है। ठीक है, ऐसी कोई घटना कारित होने की या संभावना हो या ऐसा कोई पता चलता है, ठीक है, जैसे किसी रिश्तेदार से या इसके घर वालों से ही इस संबंध में जो स्त्री की सुरक्षा है, ठीक है, उसके स्वास्थ्य है, इसके जीवन या किसी शारीरिक अंग को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी कोई घटना कार्य लगता है तो घरेलू हिंसा घटित होने वाली या घटने वाली है, तो संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता को सूचित कर सकती है। ठीक है, महिला जो है वो सूचित कर सकती है। इस अधिनियम के तहत जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है तो उन्हें पीड़ित को निम्नलिखित अधिकारों को सूचित करना होगा। ठीक है, जैसे ही वो पुलिस के पास में, ठीक है, इसके बाद में आपके कोई भी संरक्षण अधिकारी, ठीक है, इस संबंध में जो भी घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिकारी है उसके पास में इस प्रकार की सूचना मिलती है तो वो कुछ अधिकार हैं जो महिलाओं को दे रखे हैं उनके बारे में बातचीत करेगा। ठीक है दोस्तों, महिलाओं को कुछ अधिकार दे रखे हैं, पुरुषों को कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, पुरुषों का सिर्फ एक ही काम है, चुपचाप देखते रहिए। ठीक है, हिंसा कीजिए महिलाओं पर। ठीक है, महिला पर अत्याचार करते हैं पुरुष। ठीक है, कहीं महिलाएं भी पुरुषों पर अत्याचार कर लेती, लेकिन इस बारे में यार अभी इतना टाइम नहीं है अपन बात करें, अपने बारे में अंतिम समय। ठीक है, अंतिम समय की तैयारी चल रही है अपनी, ये
अंतिम समय की, ठीक है, अंतिम समय में अपन देख रहे हैं। तो कौन कौन से महिलाओं को राइट्स दे रखे हैं देखते हैं। बहुत सारे राइट्स हैं, तो एक एक को अपन देखते हैं। पहला है, पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है, जैसे कि दृढ़ संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थायी संरक्षण का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश, ठीक है, अपने खुद के संरक्षण का आदेश, ठीक है, कि मुझे इनसे बचाव किस तरह से होगा, ठीक है। इसके बाद में एक आदेश जारी करवा सकती है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक राहत प्राप्त कर सकती है, घर वाले से कि इसको पर महीने इतने पैसे मिलेंगे। बच्चों के अस्थायी संरक्षण का आदेश, ठीक है, जैसे कि बच्चे हैं उसके, तो उनको संरक्षण कैसे किया जाएगा उसके लिए आदेश कर सकती है। निवास का जो उसके रहने के लिए भी एक आदेश करा सकती है, या मुआवजा मिले उसे, इस तरह का आदेश करवा सकती है, ठीक है। पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है, ठीक है, जो भी उसको आधिकारिक रूप से जो भी सेवाएं हैं उनसे सहायता ले सकती है। पीड़ित संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है, जो भी संरक्षण अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर सकती है पीड़ित जो है वो महिला। तो उनसे संपर्क करने के बाद में उसे जो भी हो वो सहायता मिलेगी। पीड़ित निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है, यानी कि कानूनी सहायता वकील से किसी से भी, ठीक है। पीड़ित भारतीय दंड संहिता आईपीसी, ठीक है, आईपीसी की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, कमेंट करके बताइए क्या है। भारतीय दंड संहिता के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है, ठीक है, कि उसके साथ में इस प्रकार की घटना में इसकी याचिका दाखिल कर सकती है। इस कानून के तहत दिए गए संरक्षण आदेशों का उल्लंघन होने पर प्रतिवादी को 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। जैसे कि कोई आदेश दे दिया और उसकी पालना वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, फिर से उस पर हिंसा कर रहा है या इस तरह का कुछ है, तो वो जो है वो इस प्रकार प्रतिवादी को 1 साल तक की जेल भी हो सकती है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इस कानून में याचिका करने के लिए एक प्रारूप सुझाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है घरेलू घटना रिपोर्ट, जिसको वर्कर संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या पुलिस के पास जमा कराया जा सकता है, ठीक है, कि उसके साथ में किस प्रकार घरेलू घटनाएं हुई हैं इसका एक पूरा प्रारूप बनाया हुआ है, तो उस प्रारूप के तहत उसको संरक्षण मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला है अपना महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध प्रतिदोष अधिनियम 2013, ठीक है। जहाँ पर महिला काम कर रही है, ठीक है, जहाँ पर महिला काम कर रही है वहाँ पर अगर उसके साथ में कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है, ठीक है, तो वहाँ पर इसके लिए निवारण प्रतिषेध और प्रतिदोष अधिनियम 2013 बनाया गया। वर्ष 2013 में पारित इस अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है, ठीक है, आंतरिक परिवाद समिति बनाई गई है जहाँ भी 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं। ऐसी संस्था में महिलाओं के साथ हुए किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को एक अपराध माना गया है। अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार का ऐसे कोई महिला के साथ में कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो ये यौन उत्पीड़न को अपराध माना गया है, ठीक है। ये अधिनियम विशाखा केस में दिए गए लगभग सभी निर्देशों को धारण कर एवं प्रावधानों को निहित करता है, ठीक है। एक विशाखा केस हुआ था, इसके तहत ये जो प्रावधान किए गए, जैसे शिकायत समितियों को सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियाँ प्रदान की गई है, ठीक है। जो समिति बनाई गई है उसको सिविल कोर्ट की तरह शक्तियाँ दी गई है। यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपये तक का अर्थदंड भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि वो इसे प्रावधानों को नहीं कर पाता है, असफल रहता है, तो उसको 50,000 रुपये तक का अर्थदंड भरना पड़ेगा, ठीक है, 50,000 रुपये जमा कराना। ये अधिनियम किसी भी महिला कर्मचारी, ग्राहक, उपभोक्ता, प्रशिक्षु या दैनिक मजदूरी पर कार्यस्थल में प्रवेश करने वाली तथा या तदार्थ संस्था पर काम करने वाली महिलाओं को ये कानून सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों, शोध छात्रों एवं अस्पतालों में रोगियों को भी कवर किया जाता है, ठीक है। इसमें इसके साथ साथ इस कानून में कौन कौन, जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिसमें इसके बाद शोध PhD वगैरह करते हैं, वहाँ के जो छात्र या अस्पताल में जो रोगी महिलाएं, उनके लिए भी ये लागू है। जांच की अवधि के दौरान महिला छुट्टी दे सकती है या स्थानांतरण करवा सकती है, ठीक है। अगर उसके साथ ऐसा कोई होता है और वहाँ पे जांच चल रही है तो जांच के दौरान वो महिला छुट्टी भी ले सकती है, ठीक है, या अपना वहाँ से ट्रांसफ़र भी कर। यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है, ठीक है, अवैध है, वैध नहीं है, ठीक है। कार्यस्थल पर अगर
इस तरह के किया जाता है। इस कानून में यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकार को चिन्हित किया गया है और बताया जाता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है। इस कानून के अंतर्गत किसी भी महिला के साथ किसी भी कार्यस्थल पर, चाहे वह वहाँ काम करती हो या नहीं करती हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न हुआ हो तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जो समिति है वो इस प्रकार की शिकायत को दर्ज करेगी। ठीक है, जैसे कई जगह कार्यस्थलों पर क्या होता है, महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करने के लिए, जैसे उनसे यौन संतुष्टि के लिए लोग जो है वो उनको बहकाते हैं, फुसलाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उनको जो प्रमोशन का लालच देंगे या नौकरी से निकाल देने की धमकी, इस प्रकार का करके भी उनके साथ में इस प्रकार की यौन उत्पीड़न होता है। तो इसलिए इसके लिए समिति बनाई जाती है। पूर्व गर्भाधान या प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम 1994, ठीक है, क्या है देखते हैं। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT। PCPNDT अधिनियम 1964 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने, तो आपको पता होगा भारत में लिंगानुपात बहुत ज़्यादा गिर गया है। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा होती है। छोटे छोटे बच्चों को जो है वो छोटे बेचारे, अक्सर अपन अखबार में पढ़ते हैं कि छोटी सी जो भ्रूण था उसको फेंक कर महिलाएं चली गई, या इस प्रकार की जो घटनाएं होती है। कई जगह तो ऐसा होता है कि जो लड़कियां नहीं चाहने वाले फेंक देते हैं। कई जगह बलात्कार की शिकार जो महिलाएं होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, इसके बाद में वो जब भी बच्चे का जन्म होता है तो फेंक कर चली जाती है। तो इस तरीके से जो है वो, तो ऐसे गिरते लिंगानुपात आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में वर्तमान में लिंगानुपात कितना है और राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, राजस्थान का और भारत का दोनों का आपको लिंगानुपात मुझे कमेंट करना है। ठीक है, राजस्थान का भी बताएंगे कितना है और महिला भारत का लिंगानुपात। ठीक है, ये प्रश्न भी आ सकता है, तो दोनों की दोनों कमेंट कीजिएगा कि कितना है। तो लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। ठीक है, ये PCPNDT जो है वो एक भारत ने कानून लागू किया है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से जन्म पूर्व लिंग निर्धारण के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 1/1/1996 को, ठीक है, 1/1/1996 को प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 लागू कर ऐसी जांचों को कानूनी अपराध ठहराया है। ठीक है, यानी कि आपको पता होगा कि प्रसव से पूर्व सोनोग्राफी वगैरह कराते हैं और पता करते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो इस प्रकार के देखने के लिए, जैसे लड़की हुई तो उसका जो है वो आपका गर्भ जो है वो गिरा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समस्या आती है इसके लिए एक ये कानून बनाया गया है। ठीक है, तो ऐसे जो जांच केंद्र है, जांचों को कानूनी अपराध ठहराया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आनुवंशिक सलाह केंद्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं, आनुवंशिक क्लिनिकों, अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों और इमेजिंग सेंटरों में जहां गर्भधारण से पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक से संचालन की व्यवस्था है, वहां जन्म से पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल निम्नलिखित विकारों की पहचान के लिए ही किया जाता है। ठीक है, बाकी जैसे कौन सा लिंग है, लड़का है या लड़की, ये देखने के लिए अभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी ये देखते हैं। अगर गुणसूत्र संबंधी कोई विकार है तो वो देखा जाएगा। आनुवंशिक उपापचय रोग, जैसे कोई आनुवंशिक रूप से कोई रोग है तो उसको देखने, रक्त वर्णिका संबंधी कोई रोग हो, लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग है कोई, अगर ऐसा लिंग संबंधी भी देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई रोग है तो जन्मजात कोई विकृति है तो, या केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा संसूचित अन्य असमानता है वह रोग, जैसे कोई ऐसी चीज़ है जिसे बच्चा अविकसित है, ऐसा हो पैदा होने वाला बिल्कुल पूर्णतः जिसे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे चीज़ों को देखने के लिए ही अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाएगा, लिंग जांच करने के लिए नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई, प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग या संचालन के लिए चिकित्सक निम्न शर्तों को भली प्रकार जांच कर लेवे कि गर्भवती महिला के भ्रूण की जांच की जाने योग्य है अथवा नहीं। ठीक है, दूसरा, गर्भवती स्त्री की उम्र 35 वर्ष से अधिक है, गर्भवती स्त्री के 2 या 2 से अधिक
स्वतः गर्भपात या गर्भस्राव हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तो एक तो महिला की जो उम्र है वो 35 वर्ष से अधिक होनी है। गर्भवती स्त्री 2 या 2 से अधिक स्वतः गर्भपात से हो जाता है या गर्भस्राव हो जाता है, तो ऐसा हो चुका हूँ। ठीक है, गर्भवती स्त्री नशीली दवा, संक्रमण या रसायनों जैसे सशक्त विकलांगता पदार्थों के संसर्ग में रही हो। ठीक है, ड्रग्स वगैरह ले रही हो, ये अक्सर जो है वो फिल्मी हीरोइनों के साथ होता है। ठीक है, फिल्मी हीरोइनें जो होती है और ड्रग्स वगैरह लेती है तो उनके बच्चों के साथ हो सकता है, इसलिए वो चेक कराती है। गर्भवती स्त्री या उसके पति का मानसिक मंदता या संशुद्धता जैसे किसी शारीरिक विकार या अन्य किसी आनुवंशिक रोग का पारिवारिक इतिहास, जैसे कोई ऐसे आनुवंशिक रोग है या मानसिक रूप से पागल वगैरह है, तो ऐसा कोई है तो नहीं, ये चेक करने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक द्वारा संशोधित अगर कोई अन्य अवस्था है। ठीक है, अगर बोर्ड है जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड वो देखेगा कि वास्तव में ऐसा कोई है, इनकी ये समस्या कोई बताती है, तो इसके लिए भी किया जा सकता है। इस अधिनियम की में से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, प्रसव पूर्व में किसी भी प्रकार लिंग का निर्धारण की चेक नहीं किया जाएगा तथा एवं इसके तहत लिंग की जांच पर पाबंदी। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर लैब कर्मी को 3 से 5 साल तक की जेल है। ठीक है, ये क्यों नहीं करते अल्ट्रासाउंड वाले, उनको क्या लेना, तो 3 से 5 साल तक की जेल है, इसलिए वो नहीं करते हैं चेक। और 10 से लगा के 50,000 तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT अधिनियम संशोधन 1994 भारत सरकार ने उक्त अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर दिनांक 14/2/2003 से अधिनियम का नाम गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 रखा है। ठीक है, इसका नाम जो है वो PCPNDT का वो नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या कर दिया गया, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 कर दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ये PCPNDT की फुल फॉर्म है। ठीक है, गर्भधारण पूर्व, गर्भधारण से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 PCPNDT। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं किया आज। ठीक है, शॉर्ट में निपटा दिया है और कम ही रहा है समय, लगे रहिए। और इसको मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उनको एक बार परीक्षा से पहले बिल्कुल देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, यहीं से प्रश्न आने वाला है, इसके बाहर नहीं आएगा। मैं अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और जय हिंद, वंदे मातरम, लगे रहिए। वेलकम करता हूँ, जल्दी आप भी आने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ में, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।